अब आइए मैं आपको बताऊं, चारों तरफ मंथन हो रहा है, कोई हार पर बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है उसकी भी करारी हार हुई है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी का काफिला आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी की इतनी बड़ी हार कैसे हुई? मैंने तो वोटर अधिकार यात्रा भी की, SIR का मुद्दा भी उठाया, हाइड्रोजन बम भी फोड़ा। देख रहे हैं, नतीजे आने के बाद आज राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आवास पर पहुंचे। अब हार पर कांग्रेस पार्टी चिंतन और मंथन कर रही है। बिहार में करारी हार पर दिल्ली में कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक हुई, रिव्यू मीटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हुई। राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल और अजय माकन भी इस बैठक में मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने लालू तेजस्वी से बात की। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की। कांग्रेस संगठन की कमियों पर भी चर्चा की गई कि आखिर हुआ क्या। साथ ही आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए गए। पार्टी ये समझने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी हार कैसे हुई। बैठक के बाद चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया। KC वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है। वोट चोरी से जुड़े सबूत 2 हफ्ते में देश के सामने रखेंगे। कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि सिर्फ 6 उम्मीदवार जीत सके। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रहा। 2020 में कांग्रेस का वोट शेयर 9.6% था। तब 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, और अब 61 सीटें लड़कर 6 सीटें जीती हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। 90% प्लस स्ट्राइक रेट, 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट ये भारत में कभी नहीं हुआ। हम पूरा डेटा खंगाल रहे हैं, 2-3 हफ्ते में सबूत के साथ आएंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। इलेक्शनियरिंग इज कम्प्लीटली क्वेश्चनेबल। टिकट का बंटवारे का अंत तक चलना, अंतिम दिन तक सिंबल बांटना, ये सब गड़बड़ियां हुई हैं कि अंतिम दिन तक टिकट का बंटवारा क्यों हो रहा है और फिर फ्रेंडली फाइट क्यों जाना पड़ रहा है। जब गठबंधन हो रहा है तो उसमें फ्रेंडली फाइट का जगह नहीं होना चाहिए। ये तो भारी गलती थी। बिहार कांग्रेस के जो भी सीनियर लीडर्स थे, ये तो लगता था कि बाहर से सब लोग आके, जैसे लगता है कि ठेका पर दे दिया गया हो, उस तरह की कहानी हुआ, और ऐसा मैंने कभी चुनाव में देखा नहीं। सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के तरफ। बिहार के लोग जब हार गए तो कुछ न कुछ तो ऐसे लोग जो हारे हैं, कुछ न कुछ नैरेटिव तो गढ़ेंगे ना। तो ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं। जब जीत जाए तो EVM ठीक है, जब हार जाए तो EVM। अब उस पर पूरा विश्लेषण होगा। पार्टी इसका पूरा एक प्रकार से जायजा लेगी और उन्होंने कहा है कि अब भर्ती कमेटी बुलाएंगे और उस पर विस्तार से उस पर चर्चा हो। तो आप देख रहे हैं खेमे में मायूसी है, उदासी है। कोई परिवार छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, नतीजे ऐसे आए हैं। दूसरी तरफ NDA और BJP का खेमा है जहां जश्न हो रहा है, और जश्न सोचिए पुडुचेरी में हो रहा है बिहार की जीत का। अब देखिए जरा, ये जीत ऐसे ही नहीं हुई है। इस जीत के पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। स्ट्राइक रेट देखिए जरा, जीत के लिए स्ट्राइक रेट। PM मोदी का स्ट्राइक रेट 80% रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 16 रैलियां की, इसमें बिहार की 122 सीटें कवर की। इसमें से NDA को 97 सीटों पर जीत मिली है, और मोदी की रैली से NDA को 44 नई सीटें भी मिली है। मोदी का स्ट्राइक रेट 80% रहा है। अगला नाम है गृहमंत्री अमित शाह का, 89% का स्ट्राइक रेट। गृहमंत्री अमित शाह ने 28 रैलियां की हैं, और अमित शाह ने 141 सीटों को कवर किया। इसमें NDA को 125 सीटों पर जीत मिली। अमित शाह का स्ट्राइक रेट 89% का रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 25 रैलियां की, और योगी ने कुल 122 सीटों को कवर किया। इसमें NDA को 98 सीटों पर जीत मिली, 98। योगी का स्ट्राइक रेट 80% का है। नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार ने 84 रैलियां की हैं,
नीतीश ने प्रचार के दौरान पूरे 243 सीटों को कवर किया। इसमें एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली। नीतीश का स्ट्राइक रेट 83% का रहा है। अब आइए जरा विरोधियों की बात करिए। राहुल गांधी ने बिहार में की 15 रैलियां। राहुल ने इस दौरान 86 सीटों को कवर किया और इनमें 13 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई। 86 में 13। राहुल का स्ट्राइक रेट 15% का रहा। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे ज्यादा रैली अगर किसी ने की हो तो तेजस्वी है। बिहार में कुल 183 रैली तेजस्वी ने अकेले की है। इसमें महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटों पर जीत मिली। तेजस्वी का स्ट्राइक रेट 14% के करीब रहा है। यह था नेताओं की ताकत, जो ग्राउंड पर जाते हैं, रैलियां करते हैं। ये भी बताता है कि इनकी रैलियों का असर कितना होता है। सुनिए सियासतदान। डबल इंजन की सरकार, उनके द्वारा विकास का काम जो चल रहा है उसके लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है, इसके लिए बिहार की जनता का आशीर्वाद है। अच्छा काम सरकार ने किया है, लोगों ने समर्थन किया है। बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और पूरा एनडीए और जनता दल यूनाइटेड हमारी पार्टी विनम्रता से इस मैंडेट को स्वीकार करती है। इतना हम जरूर कहते हैं, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, पूरा एनडीए ने जो मैनिफेस्टो निकाला और जो प्रॉमिस किया, 5 साल में एक प्रॉमिस को हम लोग पूरा करेंगे। जिस तरह का मैंडेट मिला है उसके बाद एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी सरकार पर भी रहेगा और कार्यकर्ताओं पर। और जो भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल यू ने, या और जो हमारी सहयोगी पार्टी है, जो भी वायदे किए हैं वो अक्षर से पॉइंट बाय पॉइंट वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। स्पष्ट है कि जनता विकास पर विश्वास करती है और जो व्यक्ति विकास के सारथी होते हैं, जनता उसके साथ चलती है। और मैं बिहार की जनता को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए बिहार के मैंडेट दिया है। तो सिर्फ पुडुचेरी नहीं, जहां जश्न हो रहा था, जब नतीजे आ रहे थे तो अयोध्या में पूजा पाठ और प्रार्थना हो रही थी। अब अयोध्या में जश्न हो रहा है। आज अयोध्या में जश्न हुआ और लड्डू बांटे गए। जो पुजारी और संत उस वक्त पूजा पाठ कर रहे थे, आज वो मिठाई लेकर सड़कों पर मिठाइयां बांट रहे थे। अब आइए आपको बताऊं एनडीए कैसे जीता है और महागठबंधन कैसे आ रहे। अचानक इतनी सीटें कैसे आ गई, तो आपके सामने है वजह। जरा देखिए, ये 2020 के वोटिंग परसेंटेज में आपको दिखा रहा हूं, यानी मतों का प्रतिशत 2020 के चुनाव में क्या था। एक तरफ देखिए जरा, ये अभी 2025 का है। 19.8% वोट बीजेपी को मिले हैं, 15.7% वोट जेडीयू को, और हमको 0.9% वोट। ये 2020 का वोटिंग परसेंटेज मैं बता रहा हूं। हमको 0.9 और वीआईपी को 1.5%। दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन को, आरजेडी को 23.5%, कांग्रेस को 9.1 और लेफ्ट को 4.5%। 2020 के ये वोटिंग परसेंटेज है। ये इनको अगर जोड़ेंगे आप, इनको जोड़ेंगे तो ये लगभग 37.6% होता है। इनको जोड़ेंगे आप तो 37.3% होता है। तो यानी जो दोनों का वोट डिफरेंस था 2020 में लगभग बराबर था, यानी 37 इधर भी और 37 इधर भी। लेकिन अब जो अगला, इसे मूव कीजिए नेक्स्ट, अब जो वोट परसेंटेज आया है, यह है वोट परसेंटेज अभी का। बीजेपी को 20% वोट मिले, जेडीयू को 19.25%, एलजेपी को 4.97%, हमको 1% और आरएलएम को 1%। अब देखिए वोट परसेंटेज कितना बदला है। आरजेडी को 23%, कांग्रेस को 8.71% और लेफ्ट को 4%, वीआईपी और आईआईपी को 1.3%। ये अब जो 5 साल बाद नतीजे आए हैं वो नतीजे हैं। बताने का मतलब यह है कि महागठबंधन को 2020 के बराबर ही वोट मिले। इन्हें तब भी 37% वोट मिले थे 2020 में, 2025 में भी इन्हें 37% ही वोट मिले हैं जोड़कर, यानी इनका वोट कम नहीं हुआ तो इनका बढ़ा कैसे। एनडीए को करीब 9% ज्यादा वोट मिला है। कैसे मिला? चिराग पासवान का वोट, उपेंद्र कुशवाहा का वोट, इनके साथ आने से 6% ज्यादा वोट मिले। एनडीए को 3% वोट अन्य का भी मिला है।
लेकिन महागठबंधन में वीआईपी के आने से कोई फायदा नहीं हुआ। इधर मुकेश सहनी की पार्टी का खाता भी नहीं खुला। कुछ सीटों पर ओवैसी और पीके ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। यह है एनडीए के वोट बढ़ने का असर। आइए अब आपको बताऊं, लेकिन महागठबंधन का वोट कम भी हुआ और महागठबंधन को कई सीटों पर नुकसान भी हुआ। उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा रोल प्ले किया। देखिए जरा कौन कौन सी सीटें जो महागठबंधन को नुकसान हुआ। अब देखिए एक एक सीट में आपको बता रहा हूं। ओवैसी ने 5 सीट जीती है और 7 हरवा दी है। सबसे पहले देखिए प्राणपुर की सीट आरजेडी यहां 7,752 वोटों से चुनाव हार गई है। ओवैसी के उम्मीदवार को 30,000 से ज्यादा वोट मिले हैं यहां। अगली सीट देखिए कस्बा की, एलजेपी को 86,000 से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को 74,000 से ज्यादा और एमआईएम को 35,000 से ज्यादा। कांग्रेस उम्मीदवार की 12,875 वोटों से यहां हार हुई। एमआईएम के कैंडिडेट को 35,000 से ज्यादा वोट मिले। अगली सीट देखिए शेरघाटी, एलजेपी को यहां 77,270 वोट मिले, आरजेडी को 63,746 और एमआईएम को 18,982। आरजेडी यहां से 13,524 वोटों से चुनाव हार गई, जबकि एमआईएम को 18,000 से ज्यादा वोट मिले। अगली सीट केवटी सीट पर बीजेपी 7,305 वोट से चुनाव जीत गई है। एमआईएम के उम्मीदवार को देखिए यहां 7,474 वोट मिले हैं। यह है एमआईएम की स्थिति। मतलब अगर ये वोट नहीं कटते तो आरजेडी ये सीटें जीत सकती थी। अगली सीट देखिए दरभंगा ग्रामीण, जेडीयू को 80,624 वोट मिले, आरजेडी को 62,223 और एमआईएम को 17,008। इस सीट पर आरजेडी करीब 18,000 वोट से हारी है, जबकि एमआईएम को 17,000 वोट मिले हुए। महुआ सीट, एलजेपी को 87,641 वोट, आरजेडी को 42,644 और एमआईएम को 15,783। इस सीट से तेज प्रताप भी चुनाव मैदान में थे। हुआ क्या, तेज प्रताप 35,703 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए। सोचिए ओवैसी का 15,000 वोट अगर मिल जाता तेज प्रताप को, आरजेडी को 15,000 से ज्यादा वोट ओवैसी ने काट दिए। आरजेडी उम्मीदवार यहां 44,997 वोट से हार गया। तेज प्रताप और ओवैसी के उम्मीदवार ने कुल 50,000 वोट काट दिए। अगली सीट गोपालगंज 96,892 और कांग्रेस को 67,920, एमआईएम को 14,225। गोपालगंज में एमआईएम को 14,000 से ज्यादा वोट मिले। इस तरह कांग्रेस उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया इन्होंने। यह है स्थिति कि ओवैसी ने 5 सीटें जीती हैं और 7 हरवा दी हैं। सुनिए सियासतदान। अख्तरुल ईमान साहब ने यह तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। इस तरह से जब मुकेश सहनी जी के नाम की घोषणा हुई और उस दिन किसी ये बात साफ तौर पर नहीं सामने आ पाई कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के बारे में भी सोचा जा रहा है, इससे तो निश्चित तौर पर लोगों की जो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में एक गलत संदेश गया। क्या आपको लगता है वैसे साहब इंडिया अलायंस पे रहते तो बेहतर हो सकता है? बेहतर होता, निश्चित तौर पर हो सकता है। कुछ आप जो के देख रहे हैं सीमांचल के इलाके में प्रदर्शन निश्चित तौर पर बेहतर होता। अब देखिए चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजे आने के बाद, जीत हार तय होने के बाद मैंने आपको दिखाया उसके असर क्या हो रहे हैं। दूसरी तरफ आरोप भी लग रहे हैं। जीत के बाद गड़बड़ियों के आरोप कौन लगा रहा है? पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जो बुरी तरह से चुनाव हार गई है। कैंपेन किया उन्होंने और चुनाव मैदान में निर्दलीय उतर गई, लेकिन चुनाव हारने के बाद देखिए क्या कह रही हैं। हार के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने चुनाव रद्द करने और दबाव से चुनाव कराने की मांग की है। पवन सिंह की पत्नी ने वोटिंग में भारी गड़बड़ी का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा वोटिंग स्लो कराई गई, मशीन खराब कराई गई। मशीन खराब होने के बाद मेरे एजेंट्स को परेशान भी किया गया। उन्होंने कहा काउंटिंग के वक्त मेरे समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ। ज्योति सिंह कराकाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। कराकाट सीट से सीपीआई-एमएल के अरुण सिंह ने जीत हासिल की है। ज्योति सिंह करीब 23,000 वोटों से तीसरे नंबर पर रही हैं। चुनाव से पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच खूब ड्रामा हुआ। पवन सिंह ने
ज्योति पर चुनाव लड़ाने की मांग का आरोप भी लगाया था। 2024 में काराकाट से पवन सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। निर्दलीय लड़े पवन सिंह खुद चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा को भी तब चुनाव हरवा दिया था। अब उनकी पत्नी यह आरोप लगा रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं कि दूसरी तरफ आरोप एक तरफ लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जीता वही सिकंदर है और उस सिकंदर के पोस्टर लग गए हैं बिहार की सड़कों पर। यह आज सुबह जब बिहार में हुई पटना में, तो चारों तरफ नीतीश कुमार को बधाई और धन्यवाद के पोस्टर लगे हुए थे और टाइगर अभी जिंदा के पोस्टर थे। तो बड़ी महाजीत के बाद अब बारी है शपथ की कि आखिर नीतीश कुमार शपथ कब लेंगे। नीतीश कुमार से आज सारे बड़े नेता मिलने पहुंचे, लेकिन देखिए शपथ कब ले रहे हैं नीतीश कुमार। गर्दा उड़ाने वाली जीत के बाद शपथ की तैयारी है। एनडीए के कई नेताओं ने आज नीतीश से मुलाकात की। आज चिराग, सम्राट, लल्लन सिंह सीएम आवास पहुंचे। मुलाकात के बाद कई नेताओं ने नीतीश का समर्थन किया। चिराग ने कहा नीतीश ही सीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए ने 243 में 202 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर है। नीतीश से मुलाकात के बाद जेडीयू ने कहा एनडीए एकजुट है। चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया था, वही हमारे नेता हैं और हमारे अगले सीएम भी वही होंगे। एनडीए ने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया। बीजेपी में अंदर खाने सीएम को लेकर चर्चा है, क्योंकि बीजेपी बिहार में इस बार नंबर 1 पार्टी है। विधायक दल की बैठक में नेता का फैसला होना है। 22 या 24 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। खबर यह है।